देश के वित्तीय हालात हैं सब बड़े बड़े खस्ता हाल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़े गले गुठा रखा दी कि तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के गले गुठा रखा दे जाने भी दिया साड़ा हिस्सा। और अब भी वो जब मैं गया तो उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने कहा कि आपने ओपीएस दी है, और लोकसभा चुनावों में जिन भी सरकारी कर्मचारियों को हमने ओपीएस दी उन्होंने हमें वोट नहीं डाला। हाँ क्या स्यापा हवड़ की तालू मोदी छाड़ लग गए ना कने तो हम बुरे लग गए वादा तो हम भी किता कि 5 लाख नौकरियां हाँ देई जणियां भरा ते काउंटर आई ਜਾਂਦਾ कि 5 करोड़ हाँ देनी ने सेंटर वाले 5 लाख रोजगार पैदा करने की बात की गई थी, नौकरियां कुछ और बात होती है। तो मुकेश भाई भी बड़े बोलते 58 साल की नौकरी देंगे 58 साल की नौकरी देंगे ਹੁਣ ट्रोलिंग हुआ उनका कमीशन फसे वड़ गई न्याणे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਦੇ आई तो सब पढ़ते नहीं है ना, पढ़ी क्या है पत्रकार ਹੁੰਦਾ ਵੜ गई। मैंने भंग क्यों किया? जो पैसे देता था उसको नौकरी मिलती थी, और भारतीय जनता पार्टी की नेता कुंभकर्ण की नींद सोए रहते थे। ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਾ से थल्ले चढ़ना की बढ़ के ऊपर भी पाऊंगा हाथ कभी। भीषण आर्थिक परिस्थितियों के बाद फिर भी हम सरकार में ये बड़ी बड़ी हैरानगी गल है बढ़ के इं लगता भी अज गई सरकार कल गई। जब मैं बनता हूँ ना तो सब उस समय से ही मेरा विरोध हो जाता है। पैरा उससे पंप ऑपरेटर्स हैं, ग्रामीण रोजगार वाले हैं, इन्हों की सैलरीज अटकी बढ़ के जी नहीं मिल रही, कुछ की 5,300 रुपया है। कहाँ की रिलीज नहीं हुई है मुझे बताना चाहिए। नदौने की नहीं हुई है बढ़ के। राजा वीरभद्र सिंह होरां दी प्रतिमा वाली कहानी चली जिहा जमीन वाला बिच विक्रमादित्य सिंह भी बड़े दुखी होए, बोलिया एक थोड़ी हाँ जो जमीन नहीं मिला दी। हूँ सा एक फाउंडेशन बनी वीरभद्र सिंह फाउंडेशन बनी, एक सोशल मीडिया पर चली पे कि भी दान दिया तस एक डिस्टेंस नहीं नजरिया होता कि पैरेलल चीज़ खड़ी करना शुरू हुई है। हुणे मन्या जाए कि अगर पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह ही रही तां भी क्या फर्क पौंदा? हाँ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि राज साहब के टाइम में बगावत होंदी ही कांग्रेसियां च है ना, बड़ा कुछ होंदा था। तुहाडे टाइम में भी आई कहने तो हाँ आ जाओ काका बाई इलेक्शन भी करा लेंदे चलो बाहर। मैंने जीवन में 30-35 साल बड़ा संघर्ष किया है। बिल्कुल ऐसे लोगों से मैं अच्छी तरह निपटता हूँ। एक रिटायरमेंट एज पर चली तुहाडी गलबात कि भाई हम बधाई जानी 59 साल करी जानी 60 साल करी जानी, पर फैसला नहीं हुआ था कि मैडिकल कॉलेज का जो कैडर है सह अलग अलग है कि टांडे अलग, शिमले अलग, नेर चौक अलग। तो अगर कोई ओल्ड एज या किसी और चीज ने शिफ्ट होना हो तो जिसकी कोई विंडो है सर? एक टांडा को और एक आईजीएमसी को मैं 1 साल के भीतर एम्स की तर्ज पर टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाऊंगा और बेस्ट मेडिकल कॉलेज दोनों को बनाऊंगा। टांडे ना एक्सरे नहीं हुआ जड़िए तो मैं जनता को भी धोखा दे रहा। 10 रुपये तो हाँ करी थी रसीद दर्जे थे पर्ची हमने नहीं की, किसने बोला? तो क्या लगता सर कि जो विमल नेगी वाला केस होया जिन्हां दी रहस्यमयी मौत वाला इंजीनियर साहब दी, तो इस क्या पॉलिटिक्स हुई होंगी बड़का जी कि एक पासे चली पिया दूए पासे चली? भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक मुद्दा बना रही है। अपने समय तो रामस्वरूप जी एमपी की संसद सदस्य की आत्महत्या होगी, तब तो उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी नहीं की। ये भी आड़े होंगे था जवाब जरूर देने सा गल्ला था। लेकिन ये जो 9-10 गए है ना, इन्हें बीजेपी ही खराब करती है हिमाचल प्रदेश। इन्हें जयराम भी खराब करी था। बीजेपी 5 गुटों में बटी है। सारे कांग्रेस गप्पा पर हुआ तो 5 गणा जो आज जो हमारे दोस्त है दायरे में रह के बयानबाजी करें कि मैंने ऐसा झटका दिया कि वो मूर्छित हो गए। वाह वाह, ओ यार क्या बढ़ के ये सीन सुना बढ़ के ठेकेदारां में पैसे के दाड़ी देने अंत तक खत्म हो गए। ये रिपोर्ट बढ़ गई का जो पीछे भी वो बड़ी फर्टाइल लैंड है, बढ़िया चीज़ां ने अखे बखे भी बड़ी खाली जमीन है जिस पासे क्या नहीं गिरा दे मंत्री का नहीं खड़ोंदे तुहाडे कन्ने। इन्हें क्या है कि कुछ भी मसला होता चलो सुखू भाई अगे चला तुस अगे तुहां ही बोल के खरा होऊंगा ता सुखू भाई, बुरा होऊंगा ता सुखू भाई। अच्छा जी एक खाली सीट है सकू तू जानी है बढ़ के। नमस्ते जी, मैं उदय पठानिया कने अज मेरे कन्ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं कने हूँ लगी ही गपशप तो भाई बोले मैंने बढ़ के क्या गलबात करी है, बोले तू चल कन्फ्यूजन च नहीं रहना तो बल्कि कन्फ्यूजन से दुनिया नजरी आती है अजकल। ऐसा तो बिल्कुल ठीक है ना, मैं दुनिया की गल करा तुहां तो बिल्कुल फिट बड़का जी कोई दो राय नहीं इस तो मिंजो नहीं पता दुनिया का, मिंजो तो थोड़ा पता है कि अपना पता। चलो बल्कि मैं मुद्दा ही गप्पा पर आऊँगा कि ये ओवरऑल सिनेरियो इस वेले बनया, मैं पहले आ जाता उस चीज़ा पर जिस पर प्रदेश से लोग भी तुहानू भी घट नहीं कोस सकते, होरना भी घट नहीं कोस सकते। जिस ये गल आई कि कुछ ना कुछ सेंटर का रोल क्या तुम इस वेले नोट करा दे क्योंकि दिखा तो एक सीनियर लीडर हैं बट कई एक चीज़ सरेआम सामने आवा दी कि भाई
ਜਿਹੜੀ इस वेले प्रदेश के वित्तीय हालात हैं सब बड़े बड़े खस्ता हाल हैं। कहने एक दौर ऐसा भी था कि सेंटर च जिस वेले कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी तो इत्थों बीजेपी सरकार थी, धूमल साहब उस वेले चीफ मिनिस्टर थे। खुड़ी ने पैसा होंदा इस बारी सेंटर गवर्नमेंट तुहाड़े गले गुठा रखा दी कि तुहां सेंटर गवर्नमेंट के गले गुठा रखा दे जाने भी दिया साड़ा हिस्सा? नहीं, देखिए फेडरल स्ट्रक्चर्स में सरकार और केंद्र सरकार की एक अहम भूमिका है। मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा, लेकिन जब मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू की तो मैंने अपनी जवाबदेही भी तय की। बिल्कुल। तो कई मसलों को मैंने समझा और समझने के बाद मैंने पाया कि क्या सरकारें ऐसे चलती है, और हमने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था वो होनी चाहिए जहाँ सभी को समान अधिकार मिले और समान न्याय मिले। मैं संगठन का अध्यक्ष रहा हूँ। बिल्कुल। और मुझे पता है कि मैं संगठन में भी न्याय करता था और अभी नहीं रहा। 25 साल मैं अध्यक्ष की कुर्सी पर रहा। जिस भी जीवन काल में मैंने प्रवेश किया, छात्र जीवन काल में प्रवेश किया तो राज्य का अध्यक्ष रहा। बिल्कुल। युवा जीवन काल में प्रवेश किया तो युवा का अध्यक्ष रहा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी रहा। बड़े वरिष्ठ नेता, चाहे वो माननीय वीरभद्र सिंह जी थे, मैडम स्टोक्स थी, सत महाजन जी थे, सबके साथ मैं संगठन के तौर पर कार्य करता रहा। लेकिन सरकार पर आकर एक नई चीज़ का ज्ञान प्राप्त हुआ कि रूटीन्स में फैले चलेगी, रूटीन्स के नियम होंगे। हाँ। और ये सोचकर सरकारें चलती है कि मुझे क्या सोचना, मैं तो 5 साल के लिए आया हूँ और जो कुछ मेरे दिल में है और जो मैं कर सकूँ मैं लुटा दूँ। किन को लुटाना है? प्रदेश के धन का कुछ ही भाग कुछ समाज को जाता है, समाज के कुछ ही लोगों को गया। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि हम ऐसी व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, हम सत्ता में सत्ता सुख के लेने आए हैं। और 2.5 साल में बड़े बड़े अधिकारियों को भी हम देखते हैं, कई प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। पहले तो अपने ही अधिकारियों को हमारी सोच और नीति पसंद नहीं आई, लेकिन आज उसका लाभ आम जनता को मिलने लगा है। लोगों को विश्वास है कि जो हमारी संपदा है उसका कुछ हिस्सा जब और समाज के वर्गों को मिलता है तो हमें भी मिलेगा। तो हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। इस व्यवस्था परिवर्तन के तहत कई बदलाव हमने कर दिए हैं। तकरीबन 70% के करीब बदलाव कर दिया, 30% रह गया और उस बदलाव को हम आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ उसके कारण? ये बड़ा सवाल है। उसके कारण क्या हुआ कि केंद्र सरकार के कुछ स्कीम बेस्ड योजनाएं हमने पहली कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी। केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार ने हमारा 1600 करोड़ रुपया जो एडिशनल बोरिंग थी वो बंद कर दी। अब उसके कारण और पोजीशन हमारी टाइट होगी। पहले साल 1600 करोड़ नहीं आए, दूसरे साल 1600 करोड़ नहीं आए, और अब भी वो जब मैं गया तो उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने कहा कि आपने ओपीएस दी है। ओपीएस महज एक राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दी गई थी। और लोकसभा चुनावों में जिन भी सरकारी कर्मचारियों को हमने ओपीएस दी उन्होंने हमें वोट नहीं डाला। हाँ, क्या स्यापा हवड़ की तालू मोदी छाड़ लग गए ना, तो हम बुरे लग गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसमें से अधिकांश वोट हमारे पक्ष में नहीं गए। लोकसभा चुनावों में अधिकांश वोट हमारे पक्ष में नहीं गए, लेकिन मैंने उस राजनीतिक लाभ के लिए ओपीएस दिया ही नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि जब वो अधिकांश वोट नहीं गए फिर भी हमने राजनीतिक लाभ लेना होता तो 2027 में लेते हैं। बिल्कुल लास्ट। लेकिन हमने ओपीएस क्यों दी? हमने ओपीएस इसलिए दी कि जब कोई आदमी रिटायरमेंट के बाद अपने घर जाएगा, अगर उसे इकट्ठा पैसा एनपीए के रूप में मिलेगा तो वो खर्च कर देगा। ओपीएस के रूप में जब तक उसके शरीर में सांस रहेगी तब तक उसको सरकार की तरफ से एक अश्योर्ड पेंशन मिलती रहेगी। उसका दंश हमें ये झेलना पड़ा है कि अभी तक 1600 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरिंग के लिए हमें अभी तक नहीं मिला।
पर वो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम ओपीएस को जब हमने दिया, पहली कैबिनेट में दिया, तो उसके बाद हमारी थोड़ी आर्थिक स्थिति और थोड़ी गड़बड़ाई है। तो लेकिन हम इस पर चर्चा करने की बजाय आगे ये कहना चाहते हैं, उसके बाद हमने अर्थव्यवस्था को समझा। और अर्थव्यवस्था में जो हमारी संपदा है, पानी हमारा सबसे मूल्य संपदा है, उसके अधिकार की लड़ाई हम केंद्र सरकार के साथ लड़ रहे हैं। बिल्कुल। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਕਾ ਹੋਰਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇਰੇ ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਡ ਡੈਮ ਆਸਟਿਸ ਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ थी सै ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਹੀ थे जिन्हें पहले राजस्थान ज़मीनां नहीं मिलती थी, कुछ नहीं होता था। तो एक तो इस वास्ते बड़के तुहानू बड़ी बड़ी बधाई कि तुम इस पर आए। बट जो अगला मैं जिसकी मैं गल करा था कि केंद्र सरकार की जिहड़ी नीतियां हुण सही गप आई कि जिसी बोली सकते भी तुहां जे वादा तुहां भी किया कि 5 लाख नौकरियां अहां देई जाणियां, भरा ते काउंटर आई जांदा कि 5 करोड़ अहां देणियां ने सेंटर वालियां। तो नौकरियां वाला सिलसिला ना केंद्र सरकार हो ते पूरा करी होदा, ना तुहां ते पूरा करी होदा, बड़के नौइयां देने वाले जिन्हां दे रज्जू ने सैत रजाई ते ओपीएस भी दी थी, बाकी चीज़ां भी दी थी। 2 बात आप पूछ रहे हैं। हाँ, 55 बरस से पौंग डैम के ऑस्टिस अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल। ये व्यवस्था परिवर्तन का सबसे सक्षम उदाहरण है कि 55 वर्ष बाद हमने उन्हें ज़मीन का अधिकार दिया। जो बेचारे बिजली का मीटर नहीं लगा सके, पानी का मीटर नहीं लगा सके, बोनाफाइड हिमाचली नहीं बना सके, करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए धक्के लगते रहे, तो कल किस प्रकार उस परिवार मिलकर गले मिलकर खुश हो रहा था। तो पौंग डैम ऑस्टिस जो है सबको हम पट्टे देंगे, ये हमने फैसला कर दिया। दूसरा, पत्रकार होने के नाते आपको भी थोड़ा सा आगे सर्च करना है। हाँ, हमने 5 लाख रोजगार पैदा करने की बात की थी, नौकरियां कुछ और बात होती है। तो मुकेश भाई भी बड़े बोलते 58 साल की नौकरी देंगे, 58 साल की नौकरी देंगे, और ट्रोलिंग हुआ थी। 5 लाख का मतलब है कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 58 नहीं 60 साल तक रोजगार प्राप्त कर सकता है। रोजगार, सरकारी नौकरी होती है 58 साल की, रोजगार तो 70 साल तक भी होता है। मरते दमे तक चली रहना। हाँ, तो फिर ठीक है, रोजगार पैदा करने के अवसर कहते हैं कि कोई भी सरकार। आप एक बात मुझे समझ नहीं आती कि आप बोलते थे कि 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, कहाँ लिखा? तो आड़े उससे लिखोया था मैनिफेस्टो से। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, रिसर्च करो, उसमें रोजगार लिखा है, उसमें अच्छा। नौकरियां नहीं लिखी हैं। नौकरियां, रोजगार का मतलब रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, तो अवसर पैदा किए हैं। तो आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी ऐसी इस प्रकार की गलत बयानबाजी करके अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। 5 लाख लोग रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, उस दिशा में हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। बल्कि हुण एक दूए थोड़े जिहा मैं इसी बेरोजगारी वाले मसले पर एक सवाल लेना तुहाडे ते होर। ना एक क्या आप 2 पूछा? नहीं, मेरा ये है कि जियां इत वेला रिजल्ट फसे थे, थोड़े से रिजल्ट क्लीयर करते, सारी चीज़ां ठिकाने आईयां। उनका कमीशन फसया बड़ गई, न्याणे जेहड़े ने हुण सियाणे हुंदे जा दे, कमीशन नहीं चला दा, कुछ नहीं चला दा, 2.5 सालां ते ब्रेक लगी हो। तां ही तो सब पढ़दे नहीं है ना, पढ़ी के आया कर पत्रकार हुंदा बड़ गई, तो फिर क्या जो करा दे, फिर तो अनपढ़ पत्रकार तुसा तो फिर बोला दे मतलब पढ़े या ने तुसा ताई पत्रकार है। तुसे जेडी एक चीज़ है, मैं यही बोल रहा हूँ, राज्य चयन नियोग ने भी 967 पोस्टें निकाल दी है, और उसमें टीजीटी आर्ट्स है। तभी मैंने, आप रिसर्च नहीं करते, होनी आनी है, सुना तो सही। पहले तो 5 साल पहले तक कुछ आया ही नहीं ना। हाँ, जो होना आई है तो हुण तो सुनी लिया। नहीं सुना बढ़ के। टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, 967 पोस्टें राज्य चयन आयोग में जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। ठीक है। और मैं आपको बताऊं, जो 2 साल वाले जो बेचारे 45 साल वाले उस समय थे, उस अगर 47 साल के हो गया, मैंने आज ही कह दिया कि 47 वर्ष वाला भी अपना इसमें एलिजिबिलिटी हो जाएगी उन लोगों के लिए, क्योंकि राज्य चयन आयोग का कार्य अब करना शुरू हुआ है। वेरी नाइस, बधाई एक बारी बढ़ के तो जो बहुत इस चीज़ा वास्ते एक बड़ा अच्छा मैसेज है। जो बोलने तो दिया नहीं तो बोल रहा। उसके अलावा क्या कहते हैं कि 2 साल का उनको हमने वो कर दिया। कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में मैंने भंग क्यों किया? मैंने सिलेक्शन बोर्ड इसलिए भंग किया कि जो पैसे देता था उसको नौकरी मिलती थी, और भारतीय जनता पार्टी के नेता कुंभकर्ण की नींद सोए रहते थे। जयराम ठाकुर जी और उसके मंत्रिमंडल के सदस्यों को ये नहीं पता लगा कि
सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर में नौकरियां बेची जा रही है। हाँ मतलब वो हमको बोलते हैं, हमारी कार्यप्रणाली पर टिप्पणी उठाते हैं, लेकिन ये नहीं पता लगा कि 2 ऐसे स्कैम हुए जयराम ठाकुर जी के समय। एक पुलिस भर्ती घोटाला हुआ जिसमें वो आंखें बंद करके सोए रहे, और दूसरा ये सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का घोटाला हुआ, ये आंखें बंद करके कुंभकर्ण की नींद में सोए रहे। बेचारे वो गरीब माँ बाप के बच्चे जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत करते थे, उनकी मेहनत कहाँ गई? क्योंकि वहाँ तो पेपर बेच दिए जाते थे और उनको सिलेक्ट किया जाता था जो पेपर खरीदते थे और पैसे देकर नौकरी प्राप्त करते थे। हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया, अंदर किया, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया, और आज राज्य चयन आयोग बना। अब पारदर्शिता तरीके से होगी, और जिनको 2 साल का मैं सबको एक्सटेंशन दूंगा, जो भी नौकरियां निकलेगी, कि राज्य चयन आयोग में 47 साल वाले इसको अभी भर पाएंगे। सरकार उसकी जिम्मेवारी ले रही है, मतलब सीधा था गया। नहीं, सरकार उनको मौका देना चाहती है, जिम्मेवारी नहीं ले रही, मौका दे रही है कि आप 47 साल वाला भी TGT आर्ट्स, TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल का फॉर्म भर सकता है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन जारी कर दी जाएगी। पर क्यों था गुस्से मातों देख सवाल पूछना है, पुलिस भर्ती बैठा मैं तो और डर लगता ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ मेरे ते क्या जो डरना भाई। नहीं मैं गल करा था कि पुलिस वाले च अंदर होइए, उस भी अंदर होइए, सारियां चीज़ां होइयां। तत्कालीन DGP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ थे उस ਵੇਲੇ, जिन्हां ਦੇ खिलाफ कांग्रेसी तो तालू पुतलियां फूकते कि ना अपना पूरा टेन्योर पूरा करी नहीं गए, तो ਜਿਹੜਾ गेड़ा से थल्ले चढ़ना की बढ़ के ऊपर भी पाऊंगा हाथ करी। नहीं, तत्कालीन DGP के साहब ने तो उनको सस्पेंड कर दिया था। तत्कालीन DGP के साहब ने तो हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी। मेरा काम क्या है कि जब आप न्याय की कुर्सी पर बैठते तो एक के साथ न्याय और दूसरे के साथ अन्याय हो, ये तो चलता नहीं है। अगर वो बीजेपी की सरकार के समय के DGP थे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम कर रहे हैं और मैं उनको आके हटा दूं। मेरी सोच ही नहीं है। तो हटाया भी कोई नहीं, पुराने चले DCSP हल्ली तक ने फिर नहीं रिसर्च की थी तो सा खुद ही पुराने बदले ना। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੋਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ से DCS ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸੁਖੂ ਭਾਈਆਂ ਇਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ सही चलाए। कांग्रेस में अब बताओ कि कौन सा DC ऐसा जो अभी पुरानी सरकार का चला हुआ, बताओ एक उदाहरण दो। शुरुआती दौर से ही आरोप तो थे ना। शुरुआती दौर से आरोप लगते हैं, आरोप लगने दो, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर किसी कोई अच्छा काम कर रहा था उसको बदलना क्यों? सरकारें आती है, सरकारें जाती है, जो अधिकारी होते हैं वो इस लोकतंत्र में उनको सरकार का भाग बनना पड़ता है, वो सरकार के कार्य करने के लिए एग्जीक्यूटिव करनी पड़ती है। इसमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं इस गल ने सहमत है, बट चाहे सही गा पाई तो शुरुआती दौर च गल बोली ना थोड़ा टाइम कि इस सारे सिलसिले च की भी तुहां एक व्यवस्था परिवर्तन के तहत चले। व्यवस्था सुधार की जरूरत भी है, बड़के कुछ ना कुछ तुहानू नहीं लगता ही भी ये भी कई नट बोल्ट कसने। व्यवस्था परिवर्तन सुधार करनी होती है, सुधार के साथ ही व्यवस्था परिवर्तन होता है। ये जो भ्रष्ट व्यवस्था है इसको बदलने के लिए तो हमने सुधार किए और इस सुधार की प्रक्रिया जारी है, जिसमें आप भी कई बार कुछ बोलते हैं। जी जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सुधार हो और जो हमारे युवा पीढ़ी है वो उनका भविष्य सुरक्षित हो, और हिमाचल प्रदेश में ऐसी युवा पीढ़ी गर्व महसूस करे कि आने वाला समय हमारा है। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हिमाचल 2027 में आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। अभी कठिन परिस्थितियों के बाद, भीषण आर्थिक परिस्थितियों के बाद फिर भी हम सरकार में बड़ी बड़ी हैरानगी गल है। बल्कि इं लगता भी अज गई सरकार कल गई कहने भी ऐसा आ जाता मैं जोड़ा उठाऊंगा और चल पड़ूंगा, तो जोड़ा भी नहीं छड्या कने चले नो बराबर। तो बड़ी बड़ी जिरड़ी जान है इस मसले च, जिरड़े वाला पकड़ लिया तो पकड़ लिया, फिर कर लो जिन्नी जेड़ा करना। मेरी बात सुनो कि मेरे को ना जब मैं बनता हूँ ना तो सब उस समय से ही मेरा विरोध हो जाता है। तो दिखते आया हाँ शुरुआती दौर से कि तुम बोले मैं न्याय करता तो कन्ने अन्याय होंदा रहा था। पुराना अगर इतिहास देखिए मेरे कन्ने कोई नहीं अन्याय होया, मेरे कन्ने न्याय होया। मैं सारी तो अध्यक्ष रहा, सबसे लंबे टाइम में चला 19 गल्ला पर न्याय ही हुआ। भगवान ने मेरे साथ अच्छा किया, देवी देवताओं ने अच्छा किया। कौन सा अन्याय हुआ मेरे साथ? तो बेचारा देखो, आम परिवार से निकलकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूँ। मेरे परिवार में कोई राजनीतिक विचारधारा से थोड़ी था। गांव में खेती करते थे,
वो है। साधारण परिवार था। ये ठीक है कि जमीन जायदाद थी, हमारे बुजुर्ग लंबड़दार जालदार थे, बिल्कुल। लेकिन खेती करना, काम करना मेरे स्वभाव में है। अभी भी मैं जब मुख्यमंत्री बन गया हूँ तो भी मैं सब अधिकारियों से सुबह फ़ोन पर बात करता हूँ। कई बार तो मेरे दिमाग में रात को कोई चीज़ बैठ जाती है तो सवेरे ही 6 बजे मैं फ़ोन कर देता हूँ अपने अधिकारियों को। बिल्कुल। वो बेचारे उठे, कहीं सोए होते, कहीं उठते हैं, फिर जब देखते कि मिस्ड कॉल आई तो फ़ोन कॉल करते हैं। रात के 1 बजे भी फ़ोन कर देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ कि इस नीति को इस बारे में सोचे। तो हमारा क्या दायित्व है? हमारा दायित्व है कि हम 5 साल आए हैं, 5 साल परिवार के मुखिया के तौर पर पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता के परिवार के मुखिया होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है मैं अच्छा करके जाऊँ। हम ये सोच कर काम नहीं करते कि आज है और हमने अब और भी हमने अपनी जनता को लुभाना है और कार्य करने हैं, वो सोच के काम नहीं करता। मैं समस्या का समाधान करना चाहता हूँ। 55 साल पानी आपने देख ही लिया, पोंग डैम ऑस्टिज की समस्या का हमने समाधान किया। करना मुल्क वाले बच्चे, उनकी समस्या का मैं समाधान कर रहा हूँ। पर कानून ऐसे हैं और आपके नियम ऐसे हैं जिनको बदलने में ही 3-3 महीने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बदल रहे, हम बदलेंगे और अच्छे हमने अपनी जनता की सेवा करनी है, करेंगे। मतलब 2-3 दिन से तो हम दे रहे ना इथू 2 दिन से मैं दे रहा हूँ, 3 दिन से नहीं। हाँ 2 दिनों ते आज तो भगवान ने भी फसाए थे भी जाना नहीं, अज इतू रहना, सौरिया ने रहना है। कहानी ये आई बड़का जी कि भाई जियां पैरा उसते पंप ऑपरेटर्स हैं, ग्रामीण रोजगार वाले न, इन्हों की सैलरीज अटकी है बड़के जी नहीं मिल रही। कुछ की 5,000-1,300 रुपया है, कुछ की कुछ है। तो ये जो वित्तीय प्रबंधन जो कुतू चूक कर याद कि लोग सैलरी मेरे को आपने बताया, ये जो चीज़ें है ये मेरे ध्यान में आपने लाई है। जो इसके कंसर्न मिनिस्टर्स है वो अगर मेरे ध्यान में लाएंगे तो मैं उस पर भी करूँगा। लेकिन अगर ये ऐसी बात है तो इनकी रिलीज कर दी जाएगी। कहाँ की रिलीज नहीं हुई है मुझे बताना चाहिए। नदौने की नहीं हुई है बड़का ही नहीं, नदौन की रिलीज हुई, ठेकेदारों की नहीं हुई। ठेकेदारों के पास पैरा पंप ऑपरेटर्स वगैरह देखो, सरकार के सभी कर्मचारियों की अगर कहीं सैलरी की बात होगी, वैसे मेजोरिटी ऑफ रिलीज होगी, पर कुछ पैरा पंप ऑपरेटर ठेकेदार के थ्रू भी लगे हुए हैं। हाँ, जो ठेकेदार के थ्रू लगे हो उसको तो बिल बन के पैसा मिलना है और उसने देनी है। उसका बिल कहीं फंसा होगा तो अलग बात है। बिल्कुल। हूँ मड़ के मैं कांग्रेस घरेलू मसले पर आना जरा कर। राजा वीरभद्र सिंह होरां दी प्रतिमा वाली कहानी चली जिहा जमीन वाला बिच विक्रमादित्य सिंह भी बड़े दुखी होए, बोलिया एक थोड़ी हाँ जमीन नहीं मिला दी। हूँ इस एक फाउंडेशन बनी, वीरभद्र सिंह फाउंडेशन बनी। एक सोशल मीडिया पर चली पिया कि भी दान दिया तस उस वास्ते फाउंडेशन वास्ते कने जो फंक्शन होना गा जन्मदिन दिहाड़ी जिन्हों के, तो एक डिस्टेंस नहीं नजर आता कि पैरेलल चीज़ खड़ी करना शुरू हुई है। कुछ तो क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा लोग बोला ज़्यादा कि इससे तो योगदान करा। देखो, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो कौन सी गलत बात है। उनके परिवार के अगर सदस्य ने कोई फाउंडेशन बनाई तो कोई गलत बात नहीं। एज इट इज हमने उनको चिट्ठी लिखी कि जो भी खर्चा सरकार उठाएगी उनकी प्रतिमा लगाएगी। राजा वीरभद्र सिंह जी परिवार के तो मुखिया थे ही, उनके परिवार पर हमारे भी नेता थे। हमारे कांग्रेस को उन्होंने नेतृत्व दिया, मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के रहे और मैंने उनके साथ काम किया। प्रदेश अध्यक्ष भी मैं था और मुख्यमंत्री जी वीरभद्र सिंह जी थे। तो अगर उनके परिवार के साथ जुड़े हुए लोगों की श्रद्धा है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। उन्हें मन्या जाए कि अगर पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह रही तब ही क्या फर्क पड़ता। हाँ, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। मतलब अगर तुम्हारी चॉइस देखी जाए तो प्रतिभा सिंह बढ़िया कैंडिडेट वो हैं। मेरी प्रतिभा सिंह जी बढ़िया कैंडिडेट है मेरे लिए। कोई मतलब मन्या जाए कि प्रतिभा सिंह तो आना फेवरेट कैंडिडेट है ना। मेरे तो पहले तो ही फेवरेट है, अभी तो थोड़ी है। मेरा देखो, मेरा कहीं कहीं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मेरे वीरभद्र सिंह जी के साथ बहुत कम बातों पर मतभेद रहते थे, लेकिन अधिकतर बातें उनको मैं कहता था, बात मान भी जाते थे। प्रतिभा सिंह जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, काम कर रहे हैं। अगर वो बने रहते मुझे क्या दिक्कत है। मैं तो मुझे ना एक बड़ा बड़ा फर्क नजर आता राजा साहब कने तुहाड़े च कि राजा साहब के टाइम में बगावत होंदी ही कांग्रेसियां च, है ना, बड़ा कुछ होंदा था। तुहाड़े टाइम में भी आई कने तो हाँ आ जाओ काका बाई इलेक्शन भी करा लेंदे, चलो बाहर जिन्नी बाहर जाना से बाहर जाए, जिन्नी अंदर आना से अंदर आओ है। तो मतलब तो हाँ मतलब जितने अंटर पोलिटिकल अंटर तो जो पे थे तो जिन्हें अंटरा तो सिक्ख्या भी ये पीड़ कि'यां देनी है, पीड़ कि'यां संभालनी है, दूए भी देनी है तो कि'यां देनी है। ना मेरे को ऐसा
वो मंत्री बनना चाहते थे, मंत्री की पोस्टें कम थी। मैंने तो बोला कि लोकसभा चुनाव के बाद बना देते हैं, लेकिन वो जब काली बड़ी बारी काली कने टैचियां का वेट ज़्यादा था, मैं क्या कर सकता। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਪਰ ਚੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ 59 ਸਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ 60 ਸਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਆ ਤਾਂ ਕਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਬੋਲਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁਕੀ ਆਣਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। OPS ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੰਮ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ 59 ਕਨੇ 60 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਰ एजुकेशन की गल की जाए। देखो, कैबिनेट सब कमेटी ने कई बातों को रिकमेंडेशन किया जी। अब रोजगार भी देखना है, युवाओं को मिले, और आर्थिक स्थिति भी देखनी है, और खजाना भी देखना है। बिल्कुल। और जब जिम्मेवारी तय दी जाती तो जवाबदेही भी तय की जाती है। मैं ना अभी इसमें स्टडी कर रहा हूँ कि कैसे करना है। हो जाएंगे जी ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ ਹਾਲਾ ਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਏਗਾ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। नहीं, अब स्टडी कर रहा हूँ ना पूरा। अच्छा। तो स्टडी करना तो ये तुम हफ्ते में आ जाता है, 25 दिन में आ जाता है, 6 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं। तो स्टडी करने दो, क्योंकि दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट है। रिटायरमेंट की बात की गई है, कम्यूटेशंस की बात की गई है, कई चीज़ों की बात की गई है। तो जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के प्रति मेरा एक नरम स्वभाव ये भी है कि जो रिटायरमेंट एज है वो कैसे किस प्रकार बढ़नी चाहिए। पूरा साल ही रिटायरमेंट चली रहती है, तो कुछ महीने फिक्स किए जाए, तो स्टडी करके जी तो उन महीनों में इकट्ठी रिटायरमेंट हो जाए। तो देख रहा हूँ अभी। एक मैडिकल एजुकेशन पर आना सर, मैडिकल कॉलेज का ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਰ ਹੈ ਸੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਟਾਂਡੇ ਅਲੱਗ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਅਲੱਗ, ਨੇਰ ਚੌਕ ਅਲੱਗ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕੋਈ परसेंटेज सेट होनी कि अगर कोई ओल्ड एज या कुछ और चीज ने शिफ्ट होना हो तो जिसकी कोई विंडो है सर इसकी एज इट इज ही चलना। देखो, मेडिकल का बहुत बुरा हाल था, तभी तो मैं कहता हूँ कि चलाई तो दिन दे तुझे सोशल मीडिया से पहले हमारे फैसले तो देखो हमने क्या किया। इस बार पैरा मेडिकल स्टाफ का कैडर अलग कर दिया। पैरा मेडिकल का स्टाफ हम DHS में कर रहे हैं, और मेडिकल एजुकेशन का स्टाफ हम मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं। होता क्या था, कोई पैरा मेडिकल स्टाफ का कोई स्टाफ नर्स होगी, कोई लेबोरेटरी असिस्टेंट्स हो गया, कोई रेडियोग्राफर हो गया। जब मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा काम पड़ता था तो हम नेताओं से वो एप्लीकेशन रखाते और ट्रांसफ़र कर लेते थे CSC में, जहाँ काम ही कोई नहीं है। वो मेडिकल कॉलेज का भी बेड़ा गर्क हो जाता था। अब हमने अलग अलग कर दिया, और मेरा एजुकेशन और मेडिकल को ठीक करना मेरी प्राथमिकता है। मेडिकल कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेज, एक टांडा को और एक IGMC को मैं 1 साल के भीतर एम्स की तर्ज पर टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाऊंगा, और बेस्ट मेडिकल कॉलेज दोनों को बनाऊंगा। अभी कहीं ये मेरा है, और एजुकेशन में तो बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल हो गए। टांडे ना एक्सरे नहीं हुआ मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक्सरे क्यों नहीं हो रहे। जब शिमला में 20 साल पुरानी MRI है, 10 साल पुरानी एक्सरे की मशीनें हैं, कहाँ से होगा। टांडे वाली तो 10 साल ओवरडेटेड हुई। हाँ, तो 10 साल ओवरडेटेड होगी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि टांडे वाली अगर सारी जो टेक्नोलॉजी है जो हमारे डॉक्टर यहाँ देख रहे हैं, हम तो जनता को भी धोखा दे रहे हैं। सच बताने की बात बताऊँ मैं, एग्जैक्टली जनता को भी धोखा दे रहे हैं। 10 रुपये तो हाँ करी थी रसीद दर्जे थे, पर्ची हमने नहीं की, किसने बोला, पर्ची है दी, मुझे नहीं पता। नोटिफिकेशन जारी हुई है बढ़ के 10 रुपये पर्ची लगनी, कोई कहानी 10 रुपये जो देखा फिर नहीं रिसर्च कर दे, नोटिफिकेशन कुती ते जारी होगी। बस ये सुनी सुनाई गल। स्वास्थ्य से जुड़िया बंदा था, बोले नोटिफिकेशन जारी हुई है, मैंने कोई BPL परिवार रखी। मैं पूछ रहा हूँ नोटिफिकेशन की कॉपी थी लेके, तब सवाल पर हमने कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं की। जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, हमने उनको, हमारा किसी भी मेडिकल कॉलेज में मैंने ऑटोनमस दे दी है। जो कुछ करना है वो कर सकते हैं। अगर वो सफाई की व्यवस्था लाने के लिए अच्छे मेडिकल कॉलेज करना तो उसमें वो उनको अधिकार दिया है कि वो अपनी पर्ची लगा सकते हैं। 2 रुपये लगाए, 1 रुपये लगाए, मुफ्त करे या 10 रुपये लगाए, वो उन पर डिपेंड करता है रोगी कल्याण से। हमने नहीं किए, उसमें हमारा गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये ऐसे कहना कि हमने नोटिफिकेशन कर दी, हमने कोई नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं की है।
लेकिन पर्ची लगाने का अधिकार हमने मेडिकल कॉलेज को, रीजनल हॉस्पिटल को, जोनल हॉस्पिटल को दे दिया। उनकी जो पर्ची लगाएंगे उससे सफाई व्यवस्था को वो हॉस्पिटल में ख्याल रखें। बिल्कुल हाँ, जरूरी है। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बस ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਈ पे ਉਹ ਕਰਨਾ ਬੜਕੇ ਜਿਹੜਾ पिछले दिन मसला गरमाया था ये अफसर अप्पू जी लगी पे कने तुहां भी ऐन खरा करने डंडा बरसाई था तो क्या लगता सर कि ਜਿਹੜਾ विमल नेगी वाला केस होया जिन्हां दी रहस्यमई मौत वाला इंजीनियर साहब दी तो इस क्या पॉलिटिक्स हुई होंगी बड़का जी कि एक पासे चली पिया दूए पासे चली पिया त्रीए पासे चली पिया तो शुक्र मना कोई चौथी एजेंसी नहीं है, चौथी CBI भेजी थी जी ना। आप विमल नेगी की मौत से संबंधित जितनी सरकार ने तत्परता दिखाई, उनके वाइफ के कहने से जब उन्होंने डेड बॉडी सड़क पर रखी, हमारे माननीय मंत्री जगत नेगी जी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि उनके भाई साहब से मेरी बात हुई, वो दो बातें कह रहे हैं कि एक तो देशराज को सस्पेंड कर दो, एक बार मीना को वहाँ से हटा दो। मैंने बिना इन्वेस्टिगेशन किए देशराज को भी हटा दिया और मीना को भी हटा दिया। सिर्फ किस पर कि जो डिजीज थी उसकी वाइफ ने ये अप्रोच की। गलती क्या थी, गलती क्या नहीं होनी चाहिए थी, वो अलग बात है। विमल नेगी की आत्महत्या किस कारण हुई, उनकी मौत से संबंधित क्या बात हुई, वो अगली बात है। अब ये कहना कि उस बात को कि इसमें राजनीतिक रंग देना अच्छी बात नहीं। मैंने अपनी तरफ से ओंकार शर्मा के नेतृत्व में एक SIT बना दी और FIR जो बिलासपुर में होनी चाहिए थी दर्ज, वो मैंने शिमला में दर्ज करवा दी और उनको बोला कि इसको इन्वेस्टिगेट करो। अब उसको राजनीतिक रूप देने का जिस प्रकार कार्य किया जा रहा है, वो तो ना तो परिवार वालों के साथ न्याय है और ना ही विमल नेगी जी की जो मौत हुई है उस संदर्भ में उनके साथ कोई न्याय हो रहा है। SIT बनी, SIT बनने के बाद जो भी रिपोर्ट आई हाई कोर्ट में वो सबमिट करते रहे। DGP साहब ने किस इंटेंट से वो जो SIT बनी उस पर सवाल उठा दिए, एफिडेविट दे दिया। मेरे पास DGP साहब एफिडेविट देने से पहले मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा कि इस SIT को बदल दो और इसकी जगह नई SIT हम बना देते हैं। मैंने कहा नहीं, अब अगर SIT बदलेंगे तो और ऐसे शक पैदा हो जाए, बवाल खड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा हम ऐसा कर देते कि हम CBI को ही दे देते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, पहले फैसला आई है कि CBI दे नहीं, मैंने DGP को बोला एफिडेविट फाइल करने से पहले DGP को एफिडेविट, तो उन्होंने बोला कि आपको CBI को देने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ एक छोटा सा मसला है कि जो पेन ड्राइव था, वो जो पेन ड्राइव हुआ उस मामले में मैंने बोला वो तो फॉर्मेट, उसका जो फॉर्मेट किया वो तो दोबारा रिट्रीव हो गया, फॉरेंसिक ने दोबारा निकाल दिया, उसको स्टडी कर लो और अगर देना है तो CBI को दो। और इस भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक मुद्दा बना रही है। अपने समय तो रामस्वरूप जी MP की संसद सदस्य की आत्महत्या होगी, होशियार सिंह नाम का कोई गार्ड लापता हुआ, तब तो उन्होंने CBI इंक्वायरी नहीं की। पुलिस भर्ती का में उन्होंने कहा कि CBI इंक्वायरी करनी है, वो CBI इंक्वायरी नहीं हुई। BJP वाले होंगे ना जवाब जरूर देने सा गल्ला दा। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर बिकते रहे, युवाओं के साथ अन्याय होता रहा, पैसे देकर नौकरियां बिकती रही, कोई उन्होंने CBI की रिपोर्ट नहीं दी। फिर भी चलो, इन सब चीज़ों से बढ़कर ये मैं कहना चाहता हूँ, अब CBI की इंक्वायरी हो गई है। CBI के पास जो भी कोई पेखू वाला, कड़छम मांगटू या किसी से भी लेना है, कोई भी अभी पावर का है, वो सारे कागज ले लो। और जो नेता ये बोल रहे हैं कि जब CBI की FIR हो जाती है तो ED अपने आप ही आ जाती है। हाँ। तो इसलिए ये कहना कि वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, वो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए बातें कर रहे हैं। और वो लोग बातें कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार के दलदल में दबे हुए जो नेता यहाँ से कांग्रेस पार्टी से गए, वो नेता आजकल बड़ी जोर जोर से चिक्के करते हैं, वो बड़ी स्टेटमेंटें देते हैं। मैं जयराम ठाकुर जी से कहने वाला हूँ, ये जो आपके पास नेता गए हैं, ये तो पहले ही जितने भी नेता आपके यहाँ हैं गए हैं जो कांग्रेस पार्टी से गए हैं, इनको संभाल के रखना है। हाँ,
ये अच्छे नेता की हैं। अमानत देती है अमानत नहीं देती हो था लैंडी नहीं ना ना अमानत नहीं देती हो सर खुद ही चले गए मिंजो क्या कष्ट है मैं नहीं भेजे से तो वो जीने जोगे भी नहीं छड्डे करे मैं भी नहीं भेजे दुखी आत्मा हुई होनी है बड़के था ना मैं तो चाहता था कि वो कांग्रेस में ही रहते मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी देखो मैंने जीवन में 30-35 साल बड़ा संघर्ष किया है बिल्कुल ऐसे लोगों से मैं अच्छी तरह निपटता हूँ चलो लास्ट वर्ड कही मैं एक सवाल पूछना है ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣੇ ਨੇ ਇਸ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਨੇ ਬਣ ਕੇ ਇਧਰ ਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਫੰਡਿੰਗ ਰੁਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਹਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜੋ ਦੱਸਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਹ 917 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਹਿਸਾਬੇ ਬੇਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਲ ਟੈਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ तो रोजगार दे अफसर का 967 पोस्टें टीजीटी की निकल गई 2061 लोग हमारे वन मित्र में भर्ती हो गए 2000 के करीब नर्सेज हमारी आउटसोर्स के तहत लग रही है बल्कि आउटसोर्स तो सारे ना कितनी कि आउटसोर्स नहीं रखना है सुनो तो सही सुना 6200 लोग आउटसोर्स में अभी आपके एनटीटी लगने जा रहे हैं 7200 आय लगने जा रही है ये सारे रोजगार नहीं तो ये क्या रोजगार है ये रोजगार के ही अवसर है रोजगार के निकल रहे हैं और ये कहना स्टैंडिंग बात होगी आपकी तो ये स्टैंडिंग होगी रोजगार के अवसर ये रोजगार ही है बीजेपी ने कितने रोजगार दिए 5 साल में डबल इंजन की सरकार थी डबल इंजन की सरकार थी आप बोलने से पहले मेरी बात तो कंप्लीट होने दो आपको भी मिर्चें लगी हुई है जी में मेरे को लगता कि पहले ही बोल देते आप तो आप थोड़ा सा सुनो तो सही तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये रोजगार के अवसर है और सेल्फ रोजगार कितनों को मिला बहुत लोगों को सेल्फ रोजगार मिला और दूसरी बात हम जो चीज़ कर रहे हैं मैं खुद इस पक्ष में हूँ कि आउटसोर्स नहीं होना चाहिए हम प्रोबेशन ट्रेनिंग की नीति लेकर आ रहे हैं और आउटसोर्स पे जो लगे कर्मचारी हैं उनको किस तरह ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਵੀ ਹਮ ਸੋਚ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਤਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਪਰ ਗਾ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸ ਏਜੰਡਾ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਲਿਆ ਰਾ ਤੁਹਾਂ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਆਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇ ਕੇ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁਣ ਨਰਸਾਂ ਰਖਵਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹੋਰ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਈ ਆ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ नहीं आप सुनो ये भी बड़ी केंद्र सरकार ने जो अपनी एनएचएम के तहत नीति बनाई है उस नीति के तहत जो पहले केंद्र सरकार से हमें डायरेक्ट बजट आता था वो केंद्र सरकार से अब बजट नहीं आता बड़ी बड़ी गल वो केंद्र सरकार से बजट नहीं उन्होंने क्या किया कि जो हम हिमाचल प्रदेश को 2014 से पहले हेल्थ का जो बजट डायरेक्ट हमारे पास आता था वो उन्होंने चेंज कर दिया अब उन्होंने बोला कि अगर आप ये स्कीम बनाएंगे तो आपको आउटसोर्स पर इतने मिलेंगे और इस स्कीम के तहत इतने पैसे मिलेंगे तो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया केंद्र सरकार डायरेक्ट हस्तक्षेप कर रही है योजना बेस्ड बनाकर अब एसएनए बना दिया सिंगल नोडल एजेंसी बना दी स्पर्श कि हमारी जो पीएमजीएसवाई है जो केंद्र से पैसा आ रहा है उसमें हम केंद्र सरकार को से ही हम जो पैसा आएगा वो डायरेक्ट स्कीम में जाएगा राज्य के कोष में नहीं आएगा तो उसको एसएनए स्पर्श बोल रहे हैं और आप इसमें जुड़िए और इस अगर नहीं जुड़ेंगे तो हम पैसा बंद कर देंगे फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट की अपनी प्रॉब्लम्स होती है हिल स्टेट की अपनी प्रॉब्लम होती है अगर उसके ट्रेजरी में पैसा आता है तो उस हिसाब से वो नीतिगत नीतियाँ बनाता है इसलिए वो अपने तरह से पैसा दे रहे हैं फिर उसके आधार पर हम स्कीम बना रहे हैं उसमें आउटसोर्स के माध्यम से उन्होंने ही केंद्र सरकार ने की बल्कि ठेकेदारों में पैसे किधर देने आने तक खत्म हो गए आने तो मेरे खत्म हो जाने SC/SDP के तहत उनको पैसे अभी मिल गए अब थोड़े से पैसे रह गए अब उनको अब ख़त्म हो गए उनके तो जो टोकन थे वो सारे ख़त्म हो गए अब जो ऐसा पैसा है ना जो आपदा के समय 23-24 में 10,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है उन कुछ बेचारे ठेकेदारों की पेमेंट है मैं समझता हूँ ठेकेदारों की पेमेंट को वो अभी थोड़ा सा और स्थिति ठीक होगी तो उनको वो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ हाँ जो मर्जी पूछो आप एयरपोर्ट बढ़ गई का जो पीछे भी वो बड़ी फर्टाइल लैंड है बड़िया चीज़ा ने कहने कितना कर इसने ये लगा था भी कुछ अखे बखे भी बड़ी खाली जमीन है जिस पास से क्या नहीं गिरा दे अब मेरे को समझ नहीं आया कल बोला कि जल्दी अवार्ड करो आए होने पर मैं भी अपना पक्ष रखा है तो बीइंग ये मतलब लोकल करने प्रभावित है मेरे पास आएगी फटाफट पैसे दो हमने हमारे पैसों की मैंने बोला पैसे अभी है नहीं तो कहाँ से दें
तो उन्होंने बोला, कहते कि नहीं हमारे तो दे दो, अवार्ड कर दो, और आप आके कुछ और बात है, समझ ही नहीं आता। वो ठीक है, आपने कहा है तो अब बनने दो, आपको अच्छा रहेगा उसका। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਦੇਣਾ ਪਾਉਣਾ, 2 ਗੁਣਾ ਨੇ ਕੰਮ नहीं चलना है। और जो भी बेचारे जो घर से जाता है उस वजह, वो उसके बाद आगे सोचेंगे क्या करना है। ठीक है बड़का जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी तुसें टाइम दिता। पर एक गल ਤੁਹਾਨੂੰ मैं प्रणाम करदा कि तुम बड़े भारी जिरड़े ने, कसम है कि इतनी चीज़ां च इतने जंजावातां च अपने भी तुहाडे कन्ने नहीं है। उन्होंने सही गल आई है ना, जियां कांगड़े दी डिस्कशन करदे, मंत्री का नहीं खड़ोंदे तुहाडे कन्ने। इन्हें क्या है कि कुछ भी मसला होता, चलो सुक्खू भाई अगे चला, तुस अगे तुहां ही बोल के खरा होऊंगा तां सुक्खू भाई, बुरा होऊंगा तां सुक्खू भाई, करदे बड़कई नहीं बोलते। मैं ऑन रिकॉर्ड बोलेंगे ऐसा चीज़, बड़े बार इशू हुए जिथे तुहां फ्रंट फुट पर आए, बाकी कोई नहीं आया। गल सुना, विक्रमादित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं कांगड़े की गल अनिरुद्ध सिंह ने प्रेस कांगड़े की गल करा की, जगत नेगी जी ने प्रेस मैं कॉन्फ्रेंस कांगड़े की गल करा दा। कांगड़े बंदे गणाओ इस सत्ता कांगड़ा ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। कांगड़े के की मंत्री कितने, 2 है ना। इसका मतलब तुम्हारी गलती रही कि तुम कांगड़े दो से नहीं दो बनाए। नहीं, मंत्री बनाना मेरा मकसद है, और मंत्री के साथ कांगड़े के लोगों का विकास करना है। आज तक कांगड़ा में सिर्फ मंत्री के लिए रोता रहा, मैं विकास के लिए रो रहा हूँ। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ ਸਭ ਕੁ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੜਕਈ, खुद ही खाली सीट है, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ सतवंज थोड़ी दसना मैं कि खुद ही जानी। ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਾਂਗੜੇ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਦੇਈ ਆ ਚੂਸਣੇ ਲੋਲੀਪॉप ही सही। देखो, सब अभी देखते जाओ आप आगे ना, भविष्य की राजनीति की चर्चा कभी कैमरे पर नहीं की जाती। अच्छा, ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਗਿਆ, कसम है सुनने यार, से 2-10 पूछो, ऐसे नहीं। मैं तो आज मेरे को तो यार रुकवा दिए थे मेरे बस। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕਰੀ ਬੜਕਈ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ परिस्थितियां बनी है विद इन कांग्रेस, तो तुहां घरी ताज पता मैसेज मिली है कि ज़्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है भाई जी, ज्यादा शांत भी। कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में सब कांग्रेस इकट्ठी है, कोई ग्रुप नहीं है। ऐसे ही आप पत्रकार नहीं अपनी दुकानदारी चलाने के लिए इस प्रकार की चर्चा नहीं करें। बड़के दुकान मेरी तो बहुत ही नहीं लगती कभी। नहीं, बीजेपी 5 गुटों में बटी है आज कांग्रेस, मेरा ख्याल है सारे कांग्रेस गप्पा पर हुआ तो 5 गणा मिंजो आज 5 गुटों में बटी कांग्रेस। देखो कांग्रेस आज कोई गुट नहीं है, आज एक भी गुट नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपस में कई बार विधायकों के काम नहीं होते तो थोड़ा बहुत स्वरूप गुस्सा जरूर होते हैं, लेकिन उसके मतलब विरोधी थोड़ी है वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अब बीजेपी 5 गुटों में बटी हुई है। नड्डा जी आके बार बार यहाँ इकट्ठा करते, कभी चंबा आ जाते, कभी सोलन आ जाते। राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने बीजेपी के 5 गुटों को इकट्ठा करने के लिए कभी चंबा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, कभी आपके वहाँ सोलन में आना पड़ता है, कभी गग्गल में आना पड़ता है। पहला ग्रुप बेचारे राजीव बिंदल जी का जब बोलते मेरे को हटाया तो आपने देख लेना। दूसरा ग्रुप जयराम ठाकुर जी के बिंदल जी को फटाफट हटाओ, ठीक है। तीसरा ग्रुप अनुराग ठाकुर जी का है, चौथा ग्रुप नड्डा जी का है, 5वां ग्रुप ये जो बेचारे मिनिस्टर है जिन्होंने अपनी बीजेपी को सजा कर रखा, संजो कर रखा, रविंदर रवि जी, दुहाड़ा जी, ये सब लोग जो बड़े बड़े नेता हैं, सारे प्रकार के नेता है, तो ये सब लोग छेमा में जोड़ी लेना है जेडे कांग्रेसी भेजे तो हाँ साहब आ भी नजरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਦਾ बड़ा। हाँ साहब ही तो एक ग्रुप है निकले ना, मेरी पाठशाला से नहीं निकले ले। हर सीटा पर रिकॉर्ड टाइम कट्टे बढ़ गई, चाहे प्रदेश अध्यक्ष चाहे कुछ और। मुझे लगता भी ये तो ये जो निकले हैं ना, ये कुछ लोग तो बीजेपी की पाठशाला से आए थे और कुछ लोग जो आए थे वो कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के उनके वहाँ से आए। और अब जो कुछ लोग इनके भाजपा में, हाँ ये एक बात आपने बड़ी स्पष्ट करी कि बीजेपी से ज़्यादा तो मुखर आजकल एक धर्मशाला में वो जो कौन थे, क्या नाम है उनका, और दूसरा क्या नाम है, सह है तो एक कौन है, सह फट लेके पकड़दा है, क्या बोलते जो क्या बोलते हो, कैमरा लेके खड़ा हो जाते से सुजानपुरी दे। अच्छा क्या ना रजिंदर राणा जी, हाँ सह भी बड़ा बोला अपने। हाँ एक दिल्ली ते आ जाते बोलते। हाँ कहा कि मेरे तो दोस्त है, बिल्कुल मेरे भी दोस्त है वो, कि मैंने ऐसा झटका दिया कि
कि वो मूर्छित हो गए। वाह वाह। ਉਹ ਯਾ ਕਿਆ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸੀਨ ਸੁਣਾ मैं दसदा हाँ। वो बेचारे उन 6 MLO से पूछो जो घर में बैठे हैं, हाँ। ऐसा झटका तो उनको हुआ जो जिंदगी में दोबारा 1.5 साल बाद ही रिटायरमेंट हो गए। और ऐसे लोग जो आजाद जीते हुए उनको भी ऐसा झटका दे कि जिंदगी वर्ग रहेंगे। मेरा मानना है कि जो हमारे दोस्त है दायरे में रह के बयानबाजी करें, समझे, हर शर्मा जी समझे राजनीतिक दृष्टिकोण से एक अपना दायरा होता है, उस दायरे में राजनीति करनी चाहिए। तो लगता है कि वो दायरे से बाहर कदम रख रहे हैं ना, तो जब इस प्रकार की वो बात करते हैं तो उनको सोचना चाहिए। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो मेरे दोस्त है कि बेचारे आपके जो घाव आपने दिया है वो उन व्यक्तियों से पूछो जो घर में बैठे हैं, उनको जिंदगी भर वो घाव याद रहेगा, क्योंकि उसमें से आधे तो अब दोबारा विधायक बनने नहीं। मैं सही गल लग्या पुछना तुहां तां रिस्ट्रिकेट करी ते अपने स्कूल ते स्कूल ऑफ कांग्रेस ते कढ़ी ते, पर जिन्हें इन्हें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे बीजेपी आने मारी ते बरिंदर कंवर भाई अट्टे मारी ते होर कई भाई मारी ते साढ़े जिन्हें उम्र लाई थी तो अपने स्कूल च एडमिशन दे नहीं है जाओगे तभी यहाँ कांग्रेस टिकटा पर स्कूल में तो सबको आज़ादी है, लोकतंत्र है। ये भी आई जान हाँ कौन बरिंदर कंवर भाई जेडे बीजेपी वाले जिन्हें दगा किया जेडे बड़ी वो बेचारे बीजेपी के समर्थ कार्यकर्ता रहे हैं, समर्थन में हमेशा रहे हैं, बीजेपी की विचारधारा से निकले हैं। लेकिन ये जो 9-10 गए हैं ना, इन्हें बीजेपी ही खराब करती है हिमाचल प्रदेश से। इन्हें जयराम भी खराब करी था। वो बेचारे तनाव च रह के रोज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते, राजनीतिक को भी अच्छा कि मिंजो तो जिंदा रहना, रोज ही मैं मुख्यमंत्री जी को अटैक करूं वो करूं, उनको खराब कर दिया उन्होंने। वो उनको तनाव बीजेपी के अंदर नहीं, जो हमारे गए हुए उनसे ज्यादा तनाव है। और नड्डा जी को फिर और तनाव इसलिए ज्यादा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन सबको इकट्ठे। आप बताइए कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार चंबा में आके इकट्ठा करते हैं, सोलन में आके करते। गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा तनाव जो कांग्रेस से गए हुए हमारे प्रत्याशी है, जो निकले हैं, जो बेचारों पर जिसको हर्ष महाजन जी ने घाव दिए, जिसको वो जिंदगी भर याद रखेंगे, उनसे पटी है बीजेपी। और अच्छा बल्कि जो हर्ष भाइयों के ना तो याद आया इन्हें बीजेपी वाले को केस भी किया है ना जदों जे चेयरमैन होंगे हिक्की बैंक के थोड़े नेतियां का कोई करैक्टर है वैसे दिखा जाए भी कभी केस करी जाना कि ये बुरा कहने कभी आना कहने फिर बुरा किया बड़ा खरा है, तो इस बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं है, ये मिंजो ही चाहिए। तो सह भी क्या सीन था बड़के हूँ सह बीजेपी च नहीं दर्द होंगे कि हाँ दिहाड़ी केस किया हर्ष भाई पर दिहाड़ी बैंक के चेयरमैन थे। नहीं वो उस समय जो बात थी उस समय की बात थी, वो अब बात हो खत्म हो गई। अभी हम उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। ये होंगे कांग्रेसी प्यार हर्ष भाइयों ने प्यार है, कोई चक्कर नहीं। मुड़ गई ट्रांसफर वगैरह तो चलती रहती। तो पहले शांता होने के बाद तुहां एक पंगा और ले लिया कि शिमले के दफ्तर चुके कने कांगड़े धर्मशाला ले आए। तो जाहिर दी गल है कि बोर्ड की वरिए भी बड़ी पीड़ा हुई थी, सबरिए भी बड़ी पीड़ा उठा दी। तो क्या मकसद रहे इन सारिया चीज़ों का? देखो 1000 करोड़ की रुपए की बिल्डिंगें जयराम ठाकुर जी बनाकर चले गए। धर्मशाला में भी 5-6 बिल्डिंगें खाली है, मंडी में भी खाली है, हमीरपुर में भी खाली है, ऊना में भी खाली है। बनाइए का जो ही है तो बनाइए ठेकेदार जो फ़ायदा देने के लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि संपदा को लुटाया है, जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ बिल्डिंग बना दी। उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में भी खाली है। तो मैंने कहा कि शिमला में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या है, उस ट्रैफिक की समस्या से कैसे निपटारा दिलवाया जा सके। बहुत ओवरलोडेड है। तो हमने कहा कि शिमला को डीकंजस्ट करना है, और डीकंजस्ट करने में जहाँ खाली बिल्डिंग है वहाँ ऑफिस को भेजना है। अभी हम अरेरा का ऑफिस ले आए, वाइल्ड लाइफ विंग का ऑफिस ले आए, अभी टूरिज़्म का ऑफिस लाने की हमारी योजना है, और भी ऑफिस लाने की शिमला मंडी। नहीं डायरेक्टरेट तो सरकार के होते हो, सचिवालय के साथ अटैच होते हैं, लेकिन काफ़ी कमीशंस के है, बोर्ड्स के है, कॉरपोरेशंस के है, सब में धीरे धीरे हम परिवर्तन कर रहे हैं। डिपार्टमेंट के तो डिपार्टमेंट अलग होते हैं, बोर्ड कॉरपोरेशन अलग होती है। तो इस दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में हम और भी ऑफिस लाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कांगड़ा के में शांता कुमारी जी ने बोर्ड लाया था, उसके बाद ये ऑफिस आए हैं। तो यहाँ जो बिल्डिंगें खाली और यहाँ की इकॉनमी पर भी उसका असर पड़ेगा। खैर कुछ चलते चलते कुछ मैसेज सर
प्रदेश की जनता को देना है कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇ ਜਿਹੜੇ क्या विचार रखते कहने भी तुहां हुण ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां नहीं, से मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम तो आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, गांव में रहने वाले किसान के लिए और युवाओं के रोजगार से संबंधित रोज नीतिगत बदलाव ला रहे हैं। बल्कि और सभी को ये सोचकर काम करना है कि 2017 से भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी सरकार रही थी, उनके समय पुलिस का पेपर भर्ती लीक हुआ, उनके समय सबऑर्डिनेट सिलेक्शन में नौकरियां बेची गई, उनके समय 5 साल में डबल इंजन की सरकार, केंद्र में उनकी सरकार जोर जोर से चीख कर कहती थी डबल इंजन की सरकार है, दोबारा सत्ता में लाओ। किस प्रकार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए गए, कोई अवसर प्रदान नहीं किए गए। मेरे 2.5 साल की सरकार में मैं आंकड़े दे सकता हूं कि हमने नौकरियां निकाली है, नौकरियां करवाई, नौकरियों के और जितने भी हमारे पास सामर्थ्यता थी हमने निकाली है। भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए जिसके कारण 3,000 करोड़ रुपए की आय हुई है। तो ये सब चीज़ें हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं। मैं ये सोच कर नहीं करता कि मुझे आज ये सोचना है कि मैंने जो फैसला किया उससे मुझे नुकसान। मैं ये सोच के करता हूँ कि मेरे फैसले से समाज और हिमाचल के लोगों का बेनिफिट हो रहा है, तो मैं वो फैसला करता हूँ। थैंक यू सर। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਅਕੜ ਗਏ ਤਾਂ ਅਕੜ ਗਏ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ कहने जिरड़ी जान जैसी बोलते ने तो इसा सरकार है लोग बोलते कि चलना नहीं है कि गलत मुहूर्त शब्द ले लियो ये चीज़ां भी चलदियां थियां। ਤਾਂ ਸੁਖ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੇ ਹੀ ਕਰੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਦੱਸਣਿਓ ਕਨੇ ਮਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਦਿੰਨਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।